गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ऑनलाइन आ जाओ जल्दी से फटाफट सब लोग। दो दिन की बीच में छुट्टी क्या ली बहुत दिनों बाद। सर जीडीसी वीकली टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट होगा? 10th ऑफ अगस्त। 10th ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सर आप एसएससी के प्रोटेस्ट में गए थे क्या? अब बेटा हम लोग एसएससी की तैयारी करवाते हैं क्या, बताओ। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो स्टार्ट हम लोग करते हैं बेटा आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक था प्री फॉर्मुलेशन का। ठीक है, जो भी बच्चे नए हैं उन लोगों के लिए बताना चाहूंगा कि हम लोग ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बल्क कैरेक्टराइजेशन के सारे पैरामीटर्स पढ़ चुके, और इसके बाद हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी एनालिसिस भी स्टडी कर लिया है। चल क्या रहा है थोड़ा सा बता दूं। प्री फॉर्मुलेशन इट मींस कि किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल को, किसी भी फॉर्मुलेशन को बनाने से पहले जो हम अलग अलग तरह की टेस्टिंग करते हैं, उन्हीं को हम लोग उन्हीं की स्टडी जो है प्री फॉर्मुलेशन के अंदर में की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फार्मास्यूटिक्स का, बहुत ही बेसिक टॉपिक होता है, और इसको हमें ध्यान से करना होता है। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो नए होंगे या छूट गई होगी क्लास, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार सारे वीडियोस को, लाइव क्लासेस की जरूर से देख लेना। तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो तीन तरह से टेस्टिंग हम कर सकते हैं। एक है बल्क कैरेक्टराइजेशन, जहां पे पाउडर मॉलिक्यूल्स और उन सब का क्रिस्टलाइन है या एमॉर्फस है या उसकी फ्लो प्रॉपर्टी क्या होगी, उन सारी चीजों को हम लोग इस जगह चेक करते हैं। इसके बाद हम ड्रग की सॉल्युबिलिटी एनालिसिस भी चेक करते हैं, और इस सॉल्युबिलिटी को चेक करने के लिए हमने पहला पैरामीटर जो स्टडी किया था वो था सॉल्युबिलिटी को इन्हांसमेंट करने के कौन कौन से टेक्निक होते हैं। मैंने इसके अंडर में 8 टेक्निक्स आपको बताए थे, याद है क्या? तो टाइप करके जरूर से बताओ कि कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं जिसके जरिए हम सॉल्युबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं। 8 टेक्निक्स मैंने बताए हुए। नजीर ओके बेटा, कांग्रेचुलेशन। बताइए ऐसे वो कौन से 8 टेक्निक्स हैं जिससे हम सॉल्युबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं। प्रतिभा, भावेश, को सॉल्वेंसी तुम्हें मिला। रच्चा ओके, हाइड्रोट्रोफी भी होता है, वेरी गुड। पीएच मॉडिफिकेशन भी होता है, वेरी गुड। और आगे 8 नाम बताएं। सॉल्ट फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्सेशन भी है, वेरी गुड। और मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, हाइड्रोट्रोफी, पीएच, फटाफट से बता चलिए, सबको पता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कॉम्प्लेक्सेशन, कोसॉल्वेंसी, हाइड्रोट्रॉफी, बहुत सारा मैंने बताया हुआ है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, याद आ रहा है सबको? चलो भूले तो नहीं हो, इसी को मैं चेक कर रहा था। तो सबको याद है कि कौन कौन से ऐसी टेक्निक्स होते हैं जिससे हम सॉल्युबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको और भी बता दूं, सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट जो टेक्निक है, मोनोफेजिक जो ड्रग सिस्टम आप स्टडी करोगे, जहां सॉल्यूशन स्टडी करना होता है, तो सॉल्यूशन वाला पार्ट आपका इसी जगह कवर हो गया। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने स्टडी किया था पार्टीशन कॉफिशिएंट। पार्टीशन कॉफिशिएंट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कोई भी ड्रग 100% हाइड्रोफिलिक या 100% लिपोफिलिक नहीं होता है ना। फ्लास्क मेथड जो मैंने बताया था आप लोगों को, सेक फ्लास्क मेथड में, कि हम एन ऑक्टेनॉल और वाटर को लेते हैं और उसमें ड्रग मॉलिक्यूल को ऐड कर देते हैं, और ड्रग मॉलिक्यूल जिसकी ओर में ज्यादा चला जाएगा, है ना,
आइदर मान लो कि जो ड्रग वाला एन ऑक्टेनॉल में ज्यादा सोलेबलाइज हो गया, इसका मतलब है कि ड्रग हमारा लिपोफिलिक है, और अगर वाटरी कंटेंट में ज्यादा परसेंटेज होगा तो ऐसे कंडीशन में बोलेंगे कि ड्रग हमारा हाइड्रोफिलिक है। इसको भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारा जो ये तीसरा पॉइंट है वो है हमारा आयोनाइजेशन कांस्टेंट। इन तीनों चीजों को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हमारा ये चौथा पार्ट स्टार्ट होने वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, कॉमन आयन इफेक्ट। आखिरकार ये कॉमन आयन इफेक्ट है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट अगर हम लोग इसको बोले कि कॉमन आयन इफेक्ट है क्या, तो कॉमन आयन इफेक्ट एक नेगेटिव इफेक्ट जैसा ही है, जहां पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, बाकी बातें बाद में होती रहेगी। कॉमन आयन इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है जहां पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है बाय द एडिशन ऑफ द अनदर कंपाउंड। अब जरा सोच के देखिए कि एक रूम है और उस रूम में अगर 5 लोगों की रुकने की जगह है, छठा आदमी अगर आ जाए तो ऑब्वियसली है कि परेशानी तो बन ही जाएगी। इट मीन्स अगर कोई छठा पर्सन आ जा रहा है तो उन 5 में से जो पहले थे किसी न किसी को तो बाहर जाना ही होगा। उसी तरह की चीजें हमें कॉमन आयन इफेक्ट में देखने को मिल रही है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट में होता क्या है। कॉमन आयन इफेक्ट को मैंने निगेटिव इफेक्ट क्यों बोला, इस पे थोड़ा सा थिंक करते हैं। एक इस जगह पे रिएक्शन है जो आपको सबसे नीचे वाले साइड में दिख रहा होगा कि PbCl2 डिसोसिएट होके Pb+2 और 2 क्लोराइड मॉलिक्यूल्स में ब्रेकआउट हो जा रहा है, और एक समय के बाद ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम मेंटेन कर ले रहा है। PbCl2 ब्रेकआउट होके डिसोसिएट होके Pb+2 और 2 क्लोरीन आयंस में ब्रेकआउट होता है, और एक समय के बाद ये इक्विलिब्रियम अपना मेंटेन कर लेता है। अब आ गई किसी दूसरे पर्सन की एंट्री। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक रूम में 5 लोग हैं तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, इक्विलिब्रियम, सारी चीजें मेंटेन थी। लेकिन अब देखो छठा पर्सन आ गया। उसी तरह से हम इस रिएक्शन में किसी वजह से एडिशनल क्लोरीन आयन हमने डाल दिया। पहले जो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में था, हमने क्या किया, ढेर सारा क्लोरीन इस जगह हमने एडिशन कर दिया। इस क्लोरीन के एडिशन होने की वजह से यहां पे क्लोरीन का अमाउंट बहुत ही ज्यादा हो गया। अब देखो क्लोरीन का अमाउंट अगर ज्यादा हो गया, इसका मतलब है जो ये रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम में था, ये रिएक्शन हमारा बैकवर्ड रिएक्शन में होने लग जाएगा, और इसी क्लोरीन आयन का जो एडिशन हो रहा है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी हमारी रिड्यूस हो रही है। पहले हमारा ये फॉरवर्ड हो रहा था रिएक्शन, इक्विलिब्रियम पे चीजें सेट थी, सॉल्युबिलिटी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन एडिशनल क्लोरीन आयन के आने की वजह से अब ढेर सारा क्लोरीन आयन आ गया, ये रिएक्शन बैकवर्ड में चला गया। बैकवर्ड में चला गया मतलब कि PbCl2 ज्यादा अमाउंट में बनने लग गए। PbCl2 अगर ज्यादा अमाउंट में बनने लग गए तो जो चीजें इस जगह सॉल्युबिलिटी हो रही थी, ये सॉल्युबिलिटी अपने बैकवर्ड में चलाया, और इस तरह से सॉल्युबिलिटी रिड्यूस हो गई, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। आया समझ में ऑल ऑफ यू? आ रहा बेटा, ये समझ में आया? आया बेटा ये समझ में कि व्हाट डू यू मीन बाय द कॉमन आयन इफेक्ट? आया समझ में? solubility decreases by the addition of another compound which produces the common ion, and this process is known as the common ion effect. मैंने एग्जाम्पल लिया
PbCl2 का ब्रेकआउट होके, इट मींस ये रिएक्शन अब Pb+2 और 2Cl में चेंज हो रहा है। सॉल्युबिलिटी बहुत ही अच्छी थी, इक्विलिब्रियम में सारी चीजें अच्छी हो रही थी, लेकिन एडिशनल क्लोरीन आयन अगर इस जगह एडिशन होने लग गए किसकी वजह से, तो इसी क्लोरीन आयन के एडिशन होने की वजह से यहां पे क्लोरीन का अमाउंट बहुत ज्यादा होने लग गया। रिएक्शन हमारे बैकवर्ड होने स्टार्ट हो जाएंगे। रिएक्शन हमारा बैकवर्ड होने लग गया मतलब सॉल्युबिलिटी रिड्यूस हो गई। तो किसी एडिशनल आयन के आने की वजह से सॉल्युबिलिटी का रिड्यूस होना ही कॉमन आयन इफेक्ट कहलाता है। आया समझ में? आया बेटा समझ में? आपकी जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही है, आपकी जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही है। कोई ऐसा पर्सन आ गया जो आपके आसपास के लोगों को भड़काने लग जाएगा आपके खिलाफ, तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी, आपकी लाइफ नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाएगी, जैसा फिल्मों और सीरियल में दिखाया जाता है। जो वो एडिशनल पर्सन है जिसकी वजह से आपकी लाइफ परेशानियों से घिर गई, वही एडिशनल पर्सन जो परेशानियों को बनाता है वही कॉमन आयन है। सारी चीजें अच्छी चल रही थी, रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा था, रिएक्शन सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी थी, हमने क्लोरीन डाल दिया, पहले से 2 क्लोरीन है और क्लोरीन आ गया। अरे भैया और क्लोरीन आ गया तो ये बनेगा क्या? अब ये उल्टा चलने लग जाएगा। जो ये ऐसा चल रहा था, है ना, अब ये क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में इस साइड आने लग जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी हो गई ना रिड्यूस। इतना तो आसान है, सॉल्युबिलिटी रिड्यूस हो गई। यहां कोई प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है बेटा। एडिशनल अपना दिमाग, साइंटिस्ट वाला दिमाग क्यों लगाने लग जाते हो? अब मैंने एक सिस्टम लिया RH, R-H+, का अमाउंट इंक्रीज होता चला गया, मतलब कि सिस्टम का पीएच डिक्रीज हो गया, सिस्टम हमारा एसिडिक हो गया। अब हम लोग क्या बोलेंगे, इस हाइड्रोजन आयन की वजह से प्रोडक्शन रेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जो ये रिएक्शन इधर जा रहे थे, हाइड्रोजन आयन अगर इस जगह पे बहुत सारा हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में रिएक्शन हमारा बैकवर्ड होना शुरू हो जाएगा। सच काइंड ऑफ रिएक्शन इज द कॉमन आयन इफेक्ट। बहुत ही आसान है समझने का, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो किसी भी बच्चे को ना समझ में आए। होपफुली कि आप सभी लोग समझ चुके होंगे। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द कॉमन आयन इफेक्ट? What do you mean by the common ion effect? कॉमन आयन इफेक्ट किसको बोलते हैं? अर्जान बेटा एक बार वीडियो को चला के क्लास के बाद में सुनना। आई थिंक सो कि तुम अभी सब्जी मार्केट में घूम रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो। अगर ध्यान से सुनते तो मैं ऐसा कोई एलियन वाली टाइप की बातें मैं नहीं बता रहा था। रिएक्शन है, फॉरवर्ड आया, क्लोरीन ज्यादा हो गया, बैकवर्ड हो गया, सॉल्युबिलिटी घट गई, रिएक्शन को कॉमन आयन इफेक्ट बोला। और क्या है इसमें? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉमन आयन इफेक्ट? शिवांगी, आशुतोष, अंकिता, आशीष, नामदेव वेरी गुड, तन्मय वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, मेघा बहुत बढ़िया, मनीष बहुत अच्छे, समृद्धि वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। सबको पता चल गया कि ऑप्शन हमारा बी आने वाला है। डिक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ड्यू टू द एडिशन ऑफ ए कंपाउंड और आयन प्रोड्यूसिंग ए कॉमन आयन, दैट इज नोन एज द कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है, आइडेंटिफाई करिए। एग्जैक्टली
कॉमन आयन के आने की वजह से सॉल्युबिलिटी रिड्यूस होती है। इसीलिए जब हमें ड्रग को फॉर्मुलेट करना होगा, फॉर्मुलेशन कर रहे होंगे, तो इस तरह से कॉमन आयन का उस जगह पे आना, उस सिस्टम में इनकॉर्पोरेट होना, इन सारी चीजों को बचाना है। इसीलिए तो हम ये स्टडी कर रहे हैं। कॉमन आयन का इफेक्ट तुम्हें पता होगा, तभी तो आप उन चीजों को बना पाओगे। इनमें से कौन सा गलत है? पहला स्टेटमेंट, कोसॉल्वेंसी इज द सॉल्युबिलिटी इनहांसमेंट टेक्निक, बिल्कुल ही सही जवाब है। शेक फ्लास्क मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पार्टीशन कोफिशिएंट, बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, इसके अलावा सी, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाईली सॉल्युबल साल्ट इज डिक्रीज्ड बाय एडिशन ए कॉमन आयन इज नोन एज द कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, और डी है, डिफ्यूज रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज फॉर द ड्रग एक्सेपिएंट स्टडी एनालिसिस। आंसर क्या होगा? तुम्हारा ए भी सही है, बी भी सही है, और सी, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए हाईली सॉल्युबल साल्ट इज डिक्रीज्ड बाय एडिशन, यही तो कॉमन आयन इफेक्ट है। तो ए, बी और सी तुम्हारा तीनों का तीनों सही जवाब है। डी ऑप्शन तुम्हारा क्या है, इस जगह पे गलत होने जा रहा है। डिफ्यूज रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी ड्रग एक्सेपिएंट स्टडी एनालिसिस के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? चलो, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग पीएच सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल। पीएच सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल, आखिरकार पीएच का सॉल्युबिलिटी पे क्या असर होता है? पीएच का सॉल्युबिलिटी पे क्या असर होता है? अगर हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पहले जानते हैं कि अगर ड्रग हमारा बेसिक है तो बेसिक पीएच पे सॉल्युबिलिटी क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है, कम सॉल्युबिलिटी होगी क्योंकि आयोनाइजेशन भी पुअर होगा। अब देखो इस कंडीशन में हो क्या रहा है, रिएक्शन में देखते हैं। मान लो कि इस जगह एक रिएक्शन है जहां पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक ड्रग है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है? हमारा बेसिक ड्रग है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अपने रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेकआउट हो गया, मैग्नीशियम +2 और 2OH आयन। OH का मतलब हो जाएगा बेसिक नेचर हो रहा है यहां पे, है ना। और ये हमारा सिस्टम क्या हो रहा है? पूरी तरह से इक्विलिब्रियम है और पूरी तरह से हमारा ये बैलेंस है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम +2 और 2OH हो रहा है। अब इस जगह पे OH आयन की एंट्री हो गई सिस्टम में, OH आयन की एंट्री हो गई। तो OH आयन के एंट्री होने से आप ही बताओ कि हमारा पीएच इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बताइए बेटा, जल्दी से बताइए कि अगर हमारे OH आयन की एंट्री हो जाएगी, OH आयन की एंट्री होगी, तो ऐसे कंडीशन में हमारा सिस्टम एसिडिक होगा या बेसिक होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर हमने OH आयन को इंक्रीज किया सिस्टम में तो पीएच इंक्रीज का मतलब होता है बेसिक होना, पीएच डिक्रीज का मतलब होता है एसिडिक होना। तो पीएच हमारा क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में Mg+2 और 2OH आयन, यहां पे एडिशनल अमाउंट ऑफ द OH आने की वजह से हमारा होगा क्या? यहां पे पीएच, यहां पे क्या होगा? पीएच इंक्रीज हो जाएगा। पीएच इंक्रीज का मतलब ये क्या हो गया? हमारा बेसिक इन्वायरमेंट, बेसिक इन्वायरमेंट
और बेसिक इन्वायरमेंट इस जगह पे जैसे ही होगा, अमाउंट इसका जैसे ही ज्यादा होता चला जाएगा, पहले ये अच्छे से थे, इक्विलिब्रियम में थे, लेकिन OH आयन जैसे इंक्रीज होते चले गए, सिस्टम देखो ये बैकवर्ड में आने लग जाएगा। सिस्टम जो हमारा पहले इक्विलिब्रियम में था, OH आयन के इंक्रीज होने की वजह से रिएक्शन हमारे शिफ्ट में, हमारे बैकवर्ड शिफ्ट में हो जाएंगे, और फिर से ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ज्यादा अमाउंट में बनने लग जाएगा। इसका ये मतलब है कि अगर हमारा ड्रग बेसिक होगा और इधर भी इन्वायरमेंट हमारा बेसिक ज्यादा हो गया, ऐसे कंडीशन में रिएक्शन बैकवर्ड हो जाता है और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इतने लोगों को ये समझ में आ गया एक ही बार में? कॉमन आयन इफेक्ट अगर समझ में आ गया होगा तो एक बार में ये समझ में आए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कॉमन आयन में आपने देखा था कि आयंस के एडिशन होने की वजह से बैकवर्ड रिएक्शन में हो रहा है। यहां पे एसिडिक और बेसिक के नेचर को ले रहे हैं, वहां पे क्लोरीन का एडिशन हुआ था, किसी दूसरे आयन का एडिशन हुआ था, यहां पे हाइड्रोजन आयन OH आयन का एडिशन हो रहा है ना? अब जरा खुद सोच के देखो कि अगर OH आयन इस जगह पे ज्यादा हो जाएंगे तो ऑब्वियसली है कि रिएक्शन तो बैकवर्ड आना ही आना है। आ गया? रिएक्शन बैकवर्ड का मतलब हो जाएगा जो इससे ये बन रहा था, इन सब से ये बनने लग जाएगा। रिएक्शन जो आगे की ओर जा रही थी, रिएक्शन जो सॉल्युबलाइज हो रहा था, वो पीएच के इंक्रीज होने से, OH आयन के इंक्रीज होने से इधर की ओर जाने लगेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन और इक्विलिब्रियम। बेटा ये सब चीजें भी बतानी पड़ेंगी, फॉरवर्ड क्या होता है, बैकवर्ड क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होगा। अब एक बंदा पूछना सर ये OH आयन होता क्या है, कोई पूछना सर ये पीएच क्या होता है, कोई पूछना सर ये सॉल्युबिलिटी क्या होती है। बेटा ऐसे क्वेश्चन हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। एकदम यहां से तो क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अपने रिस्पेक्टिव आयन में ब्रेकआउट हुआ। कॉमन आयन में जैसे देखे थे PbCl2, उसी तरह से यहां पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक ड्रग है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और OH में ब्रेकआउट हो गया। अब हमने क्या किया, सिस्टम में OH आयन को और जोड़ दिया, तो OH आयन हो गए बहुत सारे। अब OH आयन हो गए बहुत सारे, अगर हम किसी चीज को पाने के लिए तब तक में दौड़ते रहते हैं जब हमें उस चीज की जरूरत महसूस होती है। अगर हमें वो चीज आसानी से मिल जाए तो कोई भी मेहनत नहीं करेगा, अपने स्टेज में चला जाएगा। मेहनत हो रही थी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg+2 और 2HOH में ब्रेक हो रहा था। अब OH पहले से ही बहुत सारे आ गए और मेहनत करने की जरूरत ही क्या है बेटा। हमने इस OH के अमाउंट होने की वजह से, बेसिसिटी होने की वजह से, पीएच के इंक्रीज होने की वजह से ये रिएक्शन फिर से इधर चला गया, मतलब कि सॉल्युबिलिटी रिड्यूस हो गई। इसी चीज को समझना है। क्लियर है? H+ आयन भी ऐड करके देख लेते हैं। आगे बेटा समझ में ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इंक्रीज द पीएच, बेसिक NaH increase the OH, basic drug solubility of the basic drug will decrease if the pH made basic, basic drug plus basic pH solubility कम होगी। अरे सिर्फ OH का नहीं होगा, अब हाइड्रोजन को भी जोड़ेंगे, थोड़ा इंतजार तो कर लो बेटा। आ गया? चलो अब आते हैं हम लोग दूसरा कंडीशन। दूसरा जो कंडीशन है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, यहां पे Mg+2 और ये OH आयन में ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है,
इक्विलिब्रियम पूरा सेट है। अब हमने क्या किया, यहां पे हाइड्रोजन आयन के अमाउंट को इंक्रीज करना शुरू कर दो। जैसा तुम्हारा OH आयन का इंक्रीज किया, हाइड्रोजन आयन को इंक्रीज करो। तो बताओ कि अगर हमने हाइड्रोजन आयन को इंक्रीज कर दिया तो हाइड्रोजन आयन OH आयन के साथ में जुड़ के क्या बनाएगा? फटाफट से जवाब दो कि हाइड्रोजन आयन OH आयन के साथ में जुड़ के क्या बनाने वाला है? बताओ जल्दी से। ये जो हाइड्रोजन आयन, आप में से तो किसी ने बोला कि सर हाइड्रोजन आयन को जोड़ दो, हाइड्रोजन आयन को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन आयन OH आयन के साथ में बेटा H2O बना लेगा। ठीक है, इंसान को उसी चीज की कदर होती है जो उसके पास में ना हो और उसके लिए भागेगा। वो रिएक्शन से बन के 2OH आया था, हाइड्रोजन ने H2O बना दिया, OH की डिफिशियंसी हो गई, OH की डिफिशियंसी हो गई, मतलब रिएक्शन खूब आएगा इधर फॉरवर्ड, और OH बनाने के लिए चाहेगा। जो ये MgOH OH की डिफिशियंसी हो जाएगी बिकॉज आपने H प्लस आयन इस जगह ज्यादा डाल दिया, आपने इन्वायरमेंट को एसिडिक बना दिया। एसिडिक इन्वायरमेंट जैसे ही बनेगा H2O बनना शुरू हो जाएंगे, हाइड्रोजन आयन OH के साथ में H2O बनाएगा, OH की डिफिशियंसी हो गई, जरूरत महसूस होगी और OH बनाओ और OH बनाओ, रिएक्शन फॉरवर्ड होने लग जाएगा, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। इट मींस अगर कंडीशन एसिडिक होगा तो बेसिक ड्रग एसिडिक कंडीशन में सॉल्युबिलिटी ज्यादा करेगा, बेसिक ड्रग बेसिक एनवायरनमेंट में सॉल्युबिलिटी कम करेगा। इसी चीज को समझना है। आया समझ में? सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करना है, इन्वायरमेंट को बेसिक बनाइए। एक ही तरह का इन्वायरमेंट बना दो, एक ही तरह का इन्वायरमेंट बना दो, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट को रखो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। आया समझ में? It means basic drug, acidic pH, ionization would be more better, solubility more. आ गया? क्लियर कट आया समझ में? पीएच सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल क्या है? ड्रग बेसिक है, बेसिक पीएच होगा, सॉल्युबिलिटी। बेटा अपने जो भी कॉन्सेप्ट है, आप अपने कॉन्सेप्ट को अपने से सुधारने की कोशिश करिए। जो कॉन्सेप्ट इस जगह बताया जा रहा है प्रैक्टिकली करके बता रहा हूं और अंदाजे से मैं नहीं बता रहा हूं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखो, इस जगह पे OH आया, बैकवर्ड हुआ, सॉल्युबिलिटी घट गई। एसिडिक इन्वायरमेंट कर दिया, बेसिक ड्रग था, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। आइए क्वेश्चन पे बनाते हैं। What happens to the solubility of a basic drug if the pH becomes more basic? एसिडिक, एग्जैक्टली अभिषेक, अगर एसिडिक ड्रग है, बेसिक पीएच है, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, है ना? आया समझ में? उल्टा भी हो सकता है। आंसर क्या होगा? What happens to the solubility of a basic drug if the pH becomes more basic? तो बेसिक ड्रग है, पीएच को बेसिक कर दिया, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन सेम या डबल होगा। आ गया समझ में सबको? तो सॉल्युबिलिटी रिड्यूस होगी। कॉमन आयन इफेक्ट में कोई और आयन था, इसमें पीएच के बेस था। कई लोग बोल रहे हैं सर ये कॉमन आयन इफेक्ट और ये दोनों सेम ही है क्या? आपको सेम मानना है सेम मान लो, अलग मानना है अलग मान लीजिए। वहां पे डिफरेंट आयन था, यहाँ पे H प्लस OH की बात हो रही है, एसिडिक और बेस की बात हो रही थी, वहां पे एसिडिक या बेस की बात नहीं हो रही थी। इसी चीज को हमें ध्यान में देना है।
Which of the following the combination result in the minimum solubility? एसिडिक ड्रग एसिडिक पीएच पे होगा तो बेटा मैं क्या बोलूं, तो खुद ही समझो तुम कि क्या हो सकता है। इतना बताने के बाद आप अगर अपने स्टेप्स नहीं ले पाओगे तो कैसे होगा, आप खुद में भी सोचो तो क्या होगा। एसिडिक ड्रग है, आंसर क्या हो जाएगा, एसिडिक ड्रग एसिडिक पीएच, बेसिक ड्रग बेसिक पीएच, बेसिक ड्रग एसिडिक पीएच, एसिडिक ड्रग बेसिक पीएच, ए और बी दोनों होगा। चलो वेरी गुड, तो आंसर क्या हो जाएगा, बेसिक ड्रग बेसिक पीएच हो या एसिडिक ड्रग पे हमारा एसिडिक पीएच हो, है ना, दोनों जगह पे क्या होने जा रहा है, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, चलो बाकी बेसिक और ये दोनों के दोनों आंसर हो जाएंगे। आज अगले क्वेश्चन पे, when the pH of the solution is lowered, when the pH of the solution is lowered, more acidic, what happens to the solubility of the basic drug like magnesium hydroxide? When the pH of the solution is lowered, more acidic, है ना, what happens to the solubility of the basic drug like magnesium hydroxide? आंसर क्या हो जाएगा, it increases, है ना, it increases। आगे समझ में। नेक्स्ट आता है बेटा हम लोग थर्मल इफेक्ट। थर्मल मतलब होता है कि टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी का क्या इफेक्ट होगा। 6 है और इसके बाद एक और है, डिसोल्यूशन। थर्मल इफेक्ट, इट मींस टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी का क्या असर होगा। मान लो कि जो ये ड्रग हमारा हम इस जगह पे देख रहे हैं, ये ड्रग फाइनली किसी न किसी सॉल्वेंट में या किसी न किसी मीडियम में जाके सोल्यूबलाइज होगा। और अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर का, तो ये टैबलेट हमारा बॉडी में जाने के बाद में ड्रग मॉलिक्यूल्स में चेंज होता है। और अगर हम लोग इसको एक्सटर्नली देखें तो ये टैबलेट इस सॉल्यूशन में जाके क्या होगा, डिसोल्यूट होगा। और डिसोल्यूट होने के बाद में ये अपने ड्रग मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाएगा। ड्रग मॉलिक्यूल्स में चेंज होने के बाद अगर हमने इस सिस्टम को टेम्परेचर दिया, इस सिस्टम को हमने क्या किया, टेम्परेचर दिया। टेम्परेचर को देने का मतलब है यहां पे इंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन जहां पे टेम्परेचर एब्जॉर्ब हो रहा हो, एक्सोथर्मिक जहां पे टेम्परेचर रिलीज हो रहा हो। तो इस सिस्टम में हम देखेंगे कि टैबलेट डिसोसिएट होके, डिसोल्यूट होके अपने ड्रग मॉलिक्यूल्स में चेंज हो गया। और जब हमने टेम्परेचर दिया तो टेम्परेचर में तो देने के साथ ही सारे ड्रग मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एडिशनली कॉलिजन होने लग जाएगा। और जब टेम्परेचर आती है, एनर्जी आती है, तो कॉलिजन होना तो लाजमी है। और ऐसे कंडीशन में जैसे ही तो कॉलिजन हमारा फास्ट होगा, सॉल्युबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। 99% ऑफ द ड्रग में टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से, मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। आइए इस जगह पे हम लोग देखेंगे, मोस्ट ऑफ द ड्रग सॉल्युबिलिटी यूजुअली रेजेस इन टेम्परेचर। This solubility is considered as the temperature dependent endothermic process. The concept only endothermic process where the temperature absorb 99% of the solubility अपने फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है सॉल्युबिलिटी इनहांस हो जाएगी, मतलब इंक्रीज इन द टेम्परेचर, इंक्रीज इन द ड्रग सॉल्युबिलिटी। इसके बाद आते हैं बेटा हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक का प्रोसेस का मतलब होता है जहां एनर्जी या हीट रिलीज होती है।
ऐसे कंडीशन में टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से ड्रग इंसॉल्युबल फॉर्म में आता है और ड्रग बैकवर्ड रिएक्शन में चला जाएगा और सॉल्युबिलिटी ऑब्वियसली है रिड्यूस हो जाएगी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। बस कंडीशन हमें ध्यान में रखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कंडीशन में ही सिर्फ हमारा सॉल्युबिलिटी रिड्यूस होने के लिए जाएगा। ओके, क्लियर है इतना? आ जाइए। अब हम लोग बात करते हैं बेटा, हायर द हीट ऑफ द सॉल्यूशन ग्रेटर विल बी इन्फ्लुएंस ऑफ द टेम्परेचर। इसको एक रिएक्शन के द्वारा डिटरमाइन किया, लीड चैटरलियस प्रिंसिपल्स। आप लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में केमिस्ट्री में सुना भी होगा और टेम्परेचर का इफेक्ट भी देखा होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब फेवर्स द एंडोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है इट फेवर्स द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस कंडीशन में log s इक्वल टू हो जाता है डेल्टा एच एस आर टी स्क्वायर, जहां पे s का मतलब होता है मोलर सॉल्युबिलिटी, डेल्टा एच एस मतलब होता है डिफरेंट हीट ऑफ सॉल्यूशन, r जो है हमारा गैस कांस्टेंट है और t हमारा क्या होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। ऐसे कंडीशन में टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से कोलिजन इंक्रीज होगा, ए से बी हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन में होगा, रिएक्शन उसी दिशा में जाएगी जहां टेम्परेचर क्या होता है कंज्यूम होता है। मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन में ये फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएंगे और इंडोथर्मिक रिएक्शन में ये बैकवर्ड में जाएंगे, सॉल्युबिलिटी इस जगह पे रिड्यूस होगी। इस चीज को डिफाइन किया था लीच चैटरलियस ने। आ जाइए हम लोग इसके एक एक करके इसके एमसीक्यू को भी सॉल्व करते हैं। Which of the following statement is true about most of the drug solubility with the temperature? टेम्परेचर को रिड्यूस करोगे सॉल्युबिलिटी घटेगी, सिंपल सी चीज है। इस चीज को तो हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ भी चुके हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेशन में क्या होता है, सुपर सैचुरेशन में होता क्या है, सैचुरेट होने के बाद में सिस्टम अगर हम जब उसको टेम्परेचर देते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर देते हैं, तो एडिशनल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट हमारे सॉल्वेंट में ऐड हो जाता है और तब उस सिस्टम को हम लोग सुपर सैचुरेटेड सिस्टम बोलते हैं। उसी चीज की तो ये बात हो रही है। और क्या बात हो रहा है, Which of the following statement is true about the most drug solubility with temperature? Drug solubility usually increases with the temperature. Temperature के increase होने की वजह से drug solubility बढ़ती है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। What happens to the drug solubility in an exothermic process when the temperature increases? It increases, it remains the same, it decreases, it becomes highly soluble. ध्यान देना इस जगह क्या लिखा हुआ है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है लिखा हुआ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है लिखा हुआ, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, एक्सोथर्मिक सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। आ गया समझ में? वेरी गुड, सभी लोगों के तो आ रहे हैं जवाब। नामदेव, निधि, अनुज, ईशा, खुशी, वेरी गुड, मोहम्मद जावेद गुड, अनुज वेरी गुड, और कोई, कोमल गुड, बहुत बढ़िया, सबको आ तो रहा है समझ में। Which reaction direction is followed in an exothermic dissolution process when temperature is increased? Backward reaction, no reaction, forward reaction, reversible reaction. बनाइए। Followed an endothermic dissolution process when temperature is increased. टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा कि बैकवर्ड होगा कि इक्विलिब्रियम होगा कि क्या होगा बताइए। वेरी गुड, प्रतीक बहुत अच्छा, शनिका, अभिषेक, जावेद, आशीष, श्रेया वेरी गुड, विकास, कोमल, भुवनेश्वरी, रच्चा भुवनेश्वरी वेरी गुड बेटा, श्वेता गुड, पायल, करण गुड 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 गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो
तो आंसर हमारा क्या हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन। आ जाइए, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन विच फैक्टर डज नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द सॉल्युबिलिटी, इनमें से कौन सा फैक्टर सॉल्युबिलिटी को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं करता, डेल्टा एच एस, टी एस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। बेटा इसमें तो कहीं वॉल्यूम सबका तो जिक्र ही नहीं है, आंख बंद करके डी लगा सकते हो, आंख बंद करके ऐसे क्वेश्चंस आया करे ना। अरे इसमें तो कहाँ वॉल्यूम वॉल्यूम का कुछ है, कहानी क्या बताओ। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन विच फैक्टर डज नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द सॉल्युबिलिटी, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, हीट ऑफ द सॉल्यूशन है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एस है, सब है, वॉल्यूम नहीं है। डी आंसर इज करेक्ट। आ जाओ, which of the following statement is true based on the Le Chatelier principle for the endothermic dissolution? Increasing temperature decreases solubility, decreasing temperature increases solubility, increasing temperature favors solubility, temperature has no effect on solubility. Which of the following statement is true based on the Le Chatelier's principle for endothermic dissolution? Increasing temperature decreases solubility, decreasing temperature increases solubility, increases temperature favors solubility, temperature has no effect on solubility. Very good everyone. बहुत सारे बच्चे सबने सी जवाब लगाया है, कोई भी ऐसा नहीं है जो कुछ और लगाया हो। चलो वेरी गुड, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग डिसोल्यूशन। समय कम है, वीडियो को दोबारा देखना, कंफ्यूजन होगा तो थोड़ा सा अपने से भी पढ़ लो थोड़ा, है ना। और कोई प्रॉब्लम है तो सबको बताता तो हूँ, मेरे नंबर पे मैसेज किया करो, उसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। चलो हम लोग बात करते हैं बेटा डिसोल्यूशन। आप सबसे पहले जानते हो कि टैबलेट, इट मीन्स की जो हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, पहले वो हमारा क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता है और फिर जाके क्या होगा, डिसोल्यूट होगा। कभी भी कोई ड्रग पार्टिकल के फॉर्म में डिसॉल्व नहीं होता। इट मीन्स कोई भी ड्रग पार्टिकल जो है फाइनली अपने मॉलिक्यूल्स में जाके ब्रेकआउट होता है, और मॉलिक्यूल्स में ब्रेकआउट होने के बाद में वो पूरी तरह से सिस्टम में डिसोल्यूट हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग डिसोल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं। और ये एक मास ट्रांसफर प्रोसेस है। इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स इनटू द सॉल्यूशन। Transfer of the solid particles into the solution, this is known as the dissolution process. इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिसोल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं। और ये सारी चीजें सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर हो रही है। इसका मतलब हम इस डिफिनीशन को और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम द सॉलिड पार्टिकल्स इनटू द सॉल्यूशन under the saturated condition, this is known as the dissolution process. बायोफार्मास्यूटिक्स में बहुत सारी जगह आपने ये डायग्राम तो देखा ही होगा। आइए इससे हम लोग समझते हैं कि आखिरकार ये है क्या। इस डायग्राम के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये हमारा एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है, जिसको हम लोग बोलते हैं टैबलेट। ये टैबलेट इस जगह पे तीन तरह से ड्रग सॉल्यूशन बना सकता है। ऑब्वियसली है, आप भी समझ सकते हो कि इस जगह जो ये एब्जॉर्प्शन होना है, ड्रग मॉलिक्यूल एब्जॉर्प्शन होगा, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एब्जॉर्प्शन, ब्लड वेसल्स में जाएगा, और तब तो जाके इस जगह ड्रग अपना इफेक्ट दिखाएगा। इट मींस ड्रग का सॉल्यूशन में बनना, ड्रग का डिसोल्यूट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये हमारा एम है, ये हमारा क्या है बेटा, एम है। किसी भी टैबलेट मॉलिक्यूल को, किसी भी सॉलिड डोजेस फॉर्म को ड्रग सॉल्यूशन बनाना,
इसको डिसोल्यूट करना हमारा एम है, क्योंकि यही डिसोल्यूशन हमारे जीआईटी में होने के बाद में ये जाके एब्जॉर्ब होगा, ब्लड वेसल्स होके फाइनली इफेक्ट दिखाएगा। अब देखो इस जगह जो ये टैबलेट है डिसइंटीग्रेट होके अलग अलग तरीके से ड्रग का सॉल्यूशन बनाता है। सबसे पहला नंबर देखते हैं, टैबलेट डिसइंटीग्रेट होगा, डिसइंटीग्रेट होने के बाद में और इस पार्टिकल्स को हम लोग बोलेंगे कोर्स पार्टिकल। कोर्स पार्टिकल फाइनली अपने फाइन पार्टिकल्स में ब्रेकआउट हो जाएगा। तो फाइन पार्टिकल जब ये ब्रेकआउट हुआ तो इस जगह सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, सरफेस फ्री एनर्जी भी इंक्रीज हो गई, और फाइनली जो ये पहला वाला जो प्रोसेस है, ये जो पहला वाला जो प्रोसेस है बहुत ही फास्ट होता है, और फाइनली ड्रग सॉल्यूशन इस जगह प्रिपेयर हो गया। टैबलेट कोर्स पार्टिकल में ब्रेकआउट हुए, डिसइंटीग्रेट हुआ, फाइन पार्टिकल्स में ब्रेकआउट हुए, सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से डिसोल्यूशन बहुत अच्छा हो रहा है। इस जगह फाइन पार्टिकल्स के होने की वजह से सरफेस एरिया, सरफेस फ्री एनर्जी, सभी चीजें इस जगह पे अच्छी हो गई हैं। इसी की वजह से फास्ट एब्जॉर्प्शन हुआ, ड्रग सॉल्यूशन होके सीधा ये ब्लड वेसल्स तक पहुंच जा रहा है। दूसरा प्रोसेस होता है कि टैबलेट डिसइंटीग्रेट होने के बाद में कोर्स पार्टिकल्स के जरिए ही मॉडरेट डिसोल्यूशन होके ड्रग सॉल्यूशन हमारा बना दे। और तीसरा मेथड होता है कि टैबलेट जो है ये डायरेक्ट स्लो डिसोल्यूशन होके ड्रग सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर दे। ये तीनों मैकेनिज्म है ड्रग के डिसइंटीग्रेशन होने के और डिसोल्यूशन होने के। इसको सबसे पहले डिफाइन किया किसने? नॉइज और व्हिटनी ने। बहुतों बार ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय द नॉइज व्हिटनी इक्वेशन। इस इक्वेशन को पहचानो, ये कौन सा इक्वेशन है? तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? नॉइज व्हिटनी इक्वेशन। बायोफार्मास्यूटिक्स में, फार्माकोलॉजी में इस तरह के डायग्राम्स आपने कई बार देखे होंगे। आज इसको और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। अब आते हैं बेटा, जो ये इक्वेशन है हमारा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो है हमारा, इसका हम लोग बोलते हैं DA CS माइनस C नॉट बाय H। D मतलब होता है डिफ्यूजिबिलिटी, मतलब इसको हम लोग डिफ्यूजन कॉफिशिएंट के नाम से जानते हैं। A को हम लोग बोलते हैं सरफेस एरिया ऑफ द डिफ्यूजन लेयर। अभी मैं ये समझाता हूं। C नॉट होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और H होता है हमारा पाथ लेंथ। अब आइए इन सब चीजों को समझते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। मान लो ये हमारा एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है, तो सॉलिड डोजेस फॉर्म डिसोल्यूट क्या एकदम से थोड़ी होगा। ये क्या होगा, धीरे धीरे करके अपने बाहर के लेयर में ये धीरे धीरे ये डिसोल्यूट होगा, इस जगह से रिलीज होना शुरू होगा। सब लोग इस चीज को समझ सकते हो? इसी डायग्राम को इस जगह बनाया गया हुआ है कि जो ये अंदर वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमारा सॉलिड ड्रग पार्टिकल है। सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स जब ये बाहर ये धीरे धीरे करके ये डिसोल्यूट होगा, तो इतने एरिया को बनाया, और इतने एरिया को हम लोग बोल रहे हैं स्टैग्नेंट लेयर, जिसको H से डिनोट करते हैं। स्टैग्नेंट लेयर, और जिसको किस चीज से डिनोट कर रहे हैं बेटा हम लोग? स्टैग्नेंट लेयर। अब हम लोग बात करेंगे बेटा CS और C नॉट का, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द स्टैग्नेंट लेयर, मतलब इस लेयर में जो ड्रग का कंसंट्रेशन होगा, इसको हम लोग CS से डिनोट करते हैं। इसको समझो, सेंटर में हमारा ये ड्रग मॉलिक्यूल है, टैबलेट है, आगे ये क्या हो रहा है? डिसइंटीग्रेट, डिसोल्यूट हो रहा है। इस डायग्राम को देखो, सॉलिड पार्टिकल्स सेंटर में, आसपास के एरिया में ये डिसोल्यूट होने लग जा रहा है। इस एरिया को हम लोग स्टैग्नेंट लेयर बोलते हैं, और इस रीजन में जो ड्रग का कंसंट्रेशन होता है हम उसको CS बोलते हैं।
कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द स्टेगनेंट लेयर। और इस जगह जो कंसंट्रेशन होता है हम लोग उसको बोलते हैं सी नॉट। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द बल्क, ये हमारा बल्क हो गया, इस बल्क को सी नॉट और इसको हमने बोल दिया सी एस। ठीक है, और इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग बोल दिया दैट इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एच समझ में आ गया, पाथ लेंथ हो गई, सी एस सी नॉट समझ में आ गया, सरफेस एरिया ऑफ द डिफ्यूजन लेयर ए हो गया, और डी हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन कोएफिशिएंट को। आया समझ में बेटा? ये आया समझ में? आया समझ में? ये डायग्राम, इट मींस डीए की वैल्यू जितनी ज्यादा, ए की वैल्यू जितनी ज्यादा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज्यादा, डिसोल्यूशन उतना ज्यादा होगा। आया समझ में? डी की वैल्यू जितनी ज्यादा, ए की वैल्यू जितनी ज्यादा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज्यादा, मतलब डिसोल्यूशन रेट उतना ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन एच की वैल्यू, पाथ लेंथ, अगर पाथ लेंथ से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यहां से ये डायरेक्शनल होगा, मतलब पाथ लेंथ जितना कम होगा डिसोल्यूशन उतना अच्छा होगा। आ गया समझ में? आ गया समझ में? तीन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डी ज्यादा अच्छा डिसोल्यूशन, ए अच्छा डिसोल्यूशन, सी एस सी नॉट अच्छा डिसोल्यूशन। पाथ लेंथ जितना कम डिसोल्यूशन उतना अच्छा, मतलब कि बहुत ही कम एरिया में डिसोल्यूट हो गया बहुत ही अच्छे तरीके से। पाथ लेंथ जितना कम होगा डिसोल्यूशन उतनी अच्छी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे बेटा एरिया ये है ना, स्टेगनेंट लेयर थिकनेस, सरफेस एरिया ऑफ द डिफ्यूजन लेयर, इसका एरिया, एरिया जितना कम डिसोल्यूशन उतना अच्छा। क्लियर? अरे बेटा मैं एकदम से सिंप्लीफाइड वे में आपको मैं इजी वे में करके दिखा रहा हूं, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैं क्या बताऊं, बताओ? अब तुम लोग ऐसे चक्करों में फंसे रहोगे तो मैं क्या बताऊं कि इसमें सी नॉट भी था, ये भी था, वो भी था। अरे भैया समझने की कोशिश करो, ठीक है? आया समझ में? ये डिसइंटीग्रेशन, फाइन पार्टिकल्स, मॉडरेट स्लो डिसोल्यूशन, एब्जॉर्प्शन इन द ब्लड वेसल्स, ठीक है, डिसोल्यूशन, मास ट्रांसफर प्रोसेस, सैचुरेटेड कंडीशन में मॉलिक्यूल्स में आएगा, डिसॉल्व होगा, सॉल्यूशन बनेगा, और इस तरह से नॉइज व्हिटनी इक्वेशन के बारे में भी जाने और समझे। थोड़ा सा खुद को भी समय दीजिए, क्वेश्चंस पूछना बहुत अच्छी चीज है, थोड़ा सा तुम्हें भी काम करना चाहिए इस पे। आ जाइए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिसोल्यूशन प्रोसेस? थोड़ा सा पढ़ उड़ के भी देखो, थोड़ा सा अच्छा करके देखो कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है नहीं है, थोड़ा सा देख लेंगे करके। सर मेरा नंबर दे दो, मेरा नंबर आपके मॉड्यूल में देखना, सबसे नीचे वाले पेज पे होगा लिखा हुआ, मोबाइल एप्लीकेशन में होगा। व्हाट इज द डिसोल्यूशन प्रोसेस? Conversion of liquid into the gas, transfer of the drug molecule from the solid particles into the solution. Very good, B is the correct answer. चलो very good, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Under which condition does the dissolution process occur? Under which condition does the dissolution process occur? किस कंडीशन के अंडर आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस अकर होता है? सुपर क्रिटिकल,
बॉइलिंग, सैचुरेटेड कंडीशन, तो आंसर क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड कंडीशन। चिल्ला चिल्ला के मैं बताया हूं कि सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर हो रही है। डिसोल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस? कंबंशन प्रोसेस, मास ट्रांसफर प्रोसेस, कूलिंग प्रोसेस या केमिकल सिंथेसिस? चिल्ला चिल्ला के बताया हूं कि आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ आंसर क्या होगा? सुधांशु, जावेद, नीलाक्षी बहुत अच्छा, कृष्णा, दीपिका बहुत बढ़िया, जावेद, तन्मय गुड, रबतोले गुड, रच्चा, चलो रोशन एंड ऑल ऑफ यू। आंसर क्या हो जाएगा? मास ट्रांसफर प्रोसेस। वेरी गुड। आ जाइए। इन द डिसोल्यूशन प्रोसेस व्हाट पार्ट ऑफ द ड्रग इज एक्चुअली डिसॉल्व इनटू द सॉल्यूशन? इंटायर कैप्सूल, ड्रग कोटिंग ओनली, ड्रग मॉलिक्यूल, ओनली वाटर सॉल्युबल सॉल्वेंट? मैंने अब मुझे पता होना चाहिए कि ड्रग मॉलिक्यूल जो है सबसे सही आंसर है, ठीक है, बता चुका। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ड्रग प्रोसेसिंग इन द बॉडी? बेसिक सा है ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन होता है, फिर क्या होगा? डिसोल्यूशन होगा, फिर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ द पार्टिकल dissolve the fastest after the disintegration? coarse particle, fine particle, whole tablet या कैप्सूल? इनमें से कौन सा सबसे फास्टेस्ट डिसइंटीग्रेशन करवाने के लिए जाना जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? ये है फाइन पार्टिकल। क्यों होगा फाइन पार्टिकल्स का डिसइंटीग्रेशन सबसे ज्यादा फास्ट? पार्टिकल्स इसका क्यों होगा? बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाने की वजह से सरफेस फ्री एनर्जी इंक्रीज होती है और वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? डिसोल्यूट करने के लिए। व्हाट डज द नॉइज व्हिटनी इक्वेशन डिस्क्राइब? ड्रग एब्जॉर्प्शन इन द ब्लड, disintegration rate of the tablet, rate of the drug dissolution, drug metabolism in the liver? आंसर बिल्कुल ही सही है, आंसर बिल्कुल ही सही है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा? सी। चलो ये सब पूछा था, बना दोगे? मुझे तो लग रहा है कि जिसको समझ में आ गया आराम से बना देगा, ठीक है। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में अब तक की क्लासेस में 9 क्लासेस में बल्क कैरेक्टराइजेशन पढ़ लिया और सॉल्युबिलिटी एनालिसिस पढ़ ली। अब आएगा नंबर स्टेबिलिटी एनालिसिस का। तो कल की क्लास में हम स्टडी करेंगे स्टेबिलिटी एनालिसिस के बारे में। तो हम प्री फॉर्मुलेशन चैप्टर को कंप्लीट करने के बहुत ही नजदीक है। सभी से उम्मीद करूंगा कि अच्छे ढंग से पढ़ाई करो। वीकली टेस्ट भी आने वाले हैं 10 तारीख से, शेड्यूल 1-2 दिन के अंदर में मिल जाएगा आप लोगों को। इसीलिए अपनी स्टडी को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करिए, एक जगह अटक के मत रहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए थ्योरी से, थोड़ी सी अपनी मेहनत भी करिए और थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश भी करिए। और एक्स्ट्रा सोचना भी बहुत बार हार्मफुल हो जाता है, तो उतना ही सोचिए जो कि हमारे काम में आए पहले, और पहले ही दूसरी दुनिया में चले जाएं और पता चला कि जो काम की चीजें हैं उसी को छोड़ दे, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलो ठीक, चलो बाय।